फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के सेट पढ़ेंगे। अभी हाल ही में मैंने घटना चक्र का निचोड़ डाला हुआ है, पंचवर्षीय योजनाएं भी डाली हुई हैं। आप लोग उसको भी देखते रहें, बहुत ज़्यादा वो फायदेमंद होगा आप लोग के फास्ट रिवीजन के लिए। और ये प्रीवियस ईयर तो ज़रूरी होती ही है, तो फिर इसको आप लोग देखते रहिए। ये बिहार दरोगा आरबीडी प्रकाशन का है, खान सर के द्वारा ये निकाला जाता है। इसमें स्टैटिक जीके वगैरह भी सारे चीज़ें, इसको मैं बाद में डालूंगी। फिलहाल अभी इसमें 19, यहाँ पे ये लाइट है, इसमें 19 ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और 10 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो ये इन सारे वीडियो को मैं 1 बाय 1 करके डालते रहूंगी। आप लोग जल्दी जल्दी इसको देख के अपना रिवीजन और धूमधाम से करते रहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति मुख्य परीक्षा सब इंस्पेक्टर 24/4/2022 को जो परीक्षा हुआ है उसका। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? तो आभासी चपटापन अपवर्तन के कारण होता है। आभासी चपटापन अपवर्तन के कारण। सेकंड है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? तो ये गलत है, जर्मनी नहीं होगा, ये बुल्गारिया है। बुल्गारिया जो देश था 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो पूछ रहा है कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना, इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो 865 फीट है। टिहरी बांध की ऊंचाई 865 फीट है। ठीक है, और इसको स्वीकृति मिली थी 1972 में। टिहरी बांध को स्वीकृति 1972 में मिली थी। इस बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? तो प्रतिरोधकता यानी कि उसकी रोकने की क्षमता। तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटेगी। ठीक है, उसकी प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है, और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को यदि किसी एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLEF लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे हम लोग को याद ही होगा, आप लोग को भी याद होगा कि हाँ ए से लेकर जेड तक उसके क्या नंबर्स वगैरह होते हैं। तो ये इसमें ये किया है कि एक एक तीन ये जंप किया है यहाँ से स्टार्टिंग का। जैसे कि यहाँ पे बी से ई 3 जंप किया है और यहाँ आर से पी पे जाने पे 2 माइनस किया है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग मास्टर का देखेंगे तो एम से हम लोग जब 3 जंप करेंगे तो ये आएगा पी, और ए से जब हम 2 पीछे जाएंगे तो वाई आएगा। तो इस हिसाब से पहले ही हम लोग का ज़्यादा देखना नहीं पड़ा, बस 2 ही में ही हम लोग को आंसर मिल चुका है, ये होगा। नेक्स्ट है, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को रंगा गया तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिसकी 2 सतह रंगीन है? कितने घन ऐसे हैं तथा 1 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया? कितने घन ऐसे हैं जिसकी 2 सतह रंगीन है? तो इसका फॉर्मूला, घन की भुजाएं 12 होती हैं, तो ऐसे हम लोग लेते हैं कि भुजा इक्वल टू 12, और इसका फॉर्मूला ये होगा n-2 इंटू 12। n को आप लोग 5 मान लीजिए और यहाँ से आप लोग मैथ बना लीजिए। मैथ बना के आप लोग अपना आंसर देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए खुद से। अगर आप लोग को लगेगा कि हाँ मैथ का आंसर मिलना चाहिए तो आप लोग बोल दीजिएगा, मैं PDF दे दूँगी आप लोग को। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या, अगर इसका डेसिमल करेंगे तो 0.636, इसका 0.750, ऐसे ही करके 0.714, ये होगा 0.800। तो इस हिसाब से ये सबसे छोटा है। वैसे आप लोग ये खुद से भी कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किससे बनाया गया था?
तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा नंदराज को नहीं, कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था, जो मौजूदा हिंदू राजवंश जो वोडेयार वंश था का एक छोटा सा शासक था। ठीक है, और इसने गठबंधन को स्वीकार कर लिया था। हैदर अली जो है, सॉरी, टीपू सुल्तान जो है वो हैदर अली की जब मृत्यु हुई थी 1789 में, उसके बाद ये मैसूर की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट आते हैं, क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। इसे वाटर ग्लास भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, एक सेकंड, इसका फॉर्मूला होता है Na2SiO3। ये आप लोग लिखते चलिएगा या फिर इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है 4थी अनुसूची द्वारा। और अगर इसका अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2, इन दोनों में इसके प्रावधान है। 4 का 1 और 80 के 2 और 4थी अनुसूची के द्वारा प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है, 540 के गुणनखंड की कुल संख्या कितनी है? तो 540 के गुणनखंड की कुल संख्या है। तो पहले अगर हम लोग 540 का अगर ऐसे निकालते हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा खुद से। ऐसे अगर करेंगे हम लोग, इस तरह बढ़ते जाएंगे जब, तो ये इसका हम लोग के पास आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। तो इसका जो पावर होता है हमें बस वही ऐड करना रहता है। 540 का है, तो 540 का अगर हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं तो ये हमारा आएगा 2 × 2 × 3 × 3 फिर × 3 फिर × 5। तो इसका बस हम लोग को पावर ऐड करना है। जैसे 2 का पावर 2 आएगा तो 2 + 1, 3 का पावर 3 आएगा तो 3 + 1, और 5 का पावर यहाँ 1 आएगा तो इसलिए 1 + 1। तो यहाँ हो गया 2 1 3, 3 1 4 और 1 1 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 24 आ जाएगा। आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग की घटना 1919 में। ये हो गया हमारा जालियांवाला बाग की घटना 1919 में घटित हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? तो बांग्लादेश 1971 में। बांग्लादेश 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, और उस समय राष्ट्रपति श्री शेख मुजीबुर रहमान जी के नेतृत्व में। और एक ये जालियांवाला बाग के संबंध में एक छोटा सा ये फैक्ट है यहाँ पे कि जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। तो हाँ, ये तो सबको पता है कि 1919 में। वो जो लोग एकत्रित हुए थे पार्क में, जो भी था अल्फ्रेड पार्क में, वो जो अमृतसर में जो जिस पार्क में वो एकत्रित हुए थे, जो सारे लोग, जो निर्दोष लोग मारे गए थे, तो वो किस लिए एकत्रित हुए थे? तो बैसाखी पर्व के उत्सव को मनाने के लिए वो लोग आपस में बात करने के लिए एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो चांदी नहीं है जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है। जर्मन सिल्वर किससे बनता है? तो तांबा, जस्ता और निकल। तांबा, जस्ता और निकल। हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला है AgCl। AgCl, ठीक है। लूनर कास्टिक, इससे ही सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। लूनर कास्टिक को ही सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से एमाइलेज संबंधित है। इसे एमाइलेज कह लीजिए या टाइलिन कह लीजिए। स्टार्च के पाचन के लिए यही संबंधित है, इसी से होता है। नेक्स्ट है, 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये 20 बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था? तो इसका भी फॉर्मूला मैं बता देती हूँ कि x का 25% = 20। इस पर आप लोग बना लेंगे x × 25/100 = 20। ऐसे करके आप लोग बना के इसका आंसर मिलाएंगे कि हाँ आंसर सही आ रहा है कि नहीं। इसका आंसर आएगा 80।
नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कोण के सामने वाली भुजा, यहाँ पे इसको मिलान करना है। रुकिए मैं बताती। ये अगर ऐसे, ये त्रिभुज हो गया, ये कोण बना। अब इसमें बोल रहा है कि कोण के सामने वाली भुजा, पहले बोल रहा है कि कोण के सामने वाली भुजा बटा कर्ण, तो ये कौन सा होगा? तो ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये है कोण, ये, और इसके सामने वाली भुजा ये है, ये, तो ये है लंब। तो लंब यानी कि कोण के सामने वाली भुजा यहाँ पे हो, ये हो गया लंब, और नीचे है कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का। उसी तरह है कोण के आसन भुजा, ये कोण है, ये कोण है यहाँ, और इसके आसन ये है, ये नीचे वाला बेस, ये हो गया इसकी आसन भुजा। तो कोण की आसन भुजा बटा कर्ण यानी कि आधार, बेस को बोलते हैं हम लोग आधार, आधार बटा कर्ण कौन सा होगा? तो लंब बटा कर्ण होता है साइन, आधार बटा कर्ण होता है कॉस, ठीक है। और कोण के सामने वाली भुजा यानी कि यही लंब, और नीचे कोण की आसन भुजा यानी कि आधार, लंब बटा आधार, तो ये किसका होगा? ये tan का होगा, तो ये चला जाएगा tan में। तो इस तरह हम लोग अगर मिलाते हैं तो 1 का b, 2 का c, 3 का a, 1 का b, 2 का c, 3 का a, b c a, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? तो हमारे देश में जो धान की जो किस्म है जो अर्धवामन और उच्च तापमान वाली किस्म है वो है जया, जया किस्म की जो धान है। इंटीग्रल कोच कारखाना स्थित कहाँ है? इंटीग्रल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पेरम्बूर में, जो है तमिलनाडु में। इंटीग्रल कोच कारखाना पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1955, इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1955 को उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। और ये जो इंटीग्रल कोच कारखाना है वो इंडियन रेलवे के मतलब अंडर में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो ये इसमें चंद्रशेखर जो हैं ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, ये 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इसके साथ ही ऑप्शन में नहीं है लेकिन इंदिरा गांधी जी भी हैं, इंदिरा गांधी जी जो मतलब प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री नहीं थी। इसके अलावा ये चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा, एच डी देवगौड़ा, ये सारे लोग पहले मुख्यमंत्री थे। चरण सिंह 5वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्लोरोजाइलिनाल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ये रोगानुरोधक के रूप में कार्य करता है। इन दोनों का मिक्स करके एक रोगानुरोधक बनता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डिटॉल। डिटॉल एक रोगानुरोधक है और इसमें क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल दोनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। इनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो पिता और पुत्र की आयु अगर इनको हम 3x और 1x ले लेते हैं, इनकी आयु का गुणनफल, तो इनका गुणनफल हम अगर करते हैं तो 3x × x = 147, तो 3x² = 147। 3 से काटेंगे इसको, ये आएगा 49 और x² इधर जाएगा तो ये 7 आ जाएगा। यानी कि इसका अगर पिता की उम्र देखें तो 3 × 7 = होगा 21 और पुत्र की आयु 7 ही होगी। अब पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो आज से 5 साल बाद 21 से 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26, 7 में 5 जोड़ देंगे तो नीचे हो जाएगा 12, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 6, तो 13:6 ये हमारा आंसर होगा। इसको आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? तो ये हैं लैक्टिक एसिड। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? लैक्टिक एसिड।
और ये जो दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है, तो ये किण्वन की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता, इसमें जो ये लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये रॉड के आकार के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है, रूपांतरित खाद्य पादप है, तो ये है हमारा सुनहरा धान। ये सुनहरा धान जो है रूपांतरित खाद्य पादप है। इसमें इसके जीन में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, मतलब कि इसको हाइब्रिड टाइप का ये खाद, मतलब कि बीज हो गया या खाद हो गया, जो भी आप कह लो, तो इसमें बीटा कैरोटीन मतलब कि पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, यानी कि समीर की माता के पोते, समीर, उसकी माँ और उसका पोता, तो इसका जो पोता होगा वो इसका बेटा है और इसकी पत्नी है, तो यानी कि समीर के बेटे की पत्नी, तो समीर की क्या होगी, तो समीर की पुत्र वधू होगी। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए होता है, तो मंदक के लिए होता है। नेक्स्ट है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST में है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CST में है, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में। ठीक है, और ये 16 अप्रैल 16 जो सबसे पहली जो रेल चली थी मुंबई से ठाणे, तो वो कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, प्रथम यात्री रेल थी ये। आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा सबको पता है कि भारत से नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा 13 देश से, 3 महाद्वीप से और 3 जल निकायों से गुजरती है। 13 देश, 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से गुजरती है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, मैं आप लोग को शॉर्टकट रिवीजन करा रही हूँ। अब मैं 13 देशों के नाम बताने लगूँ फिर ये सब, तो वो वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग को दिक्कत होगी, जल्दी जल्दी रिवीजन करना इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर बना है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। ये क्या है कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है। भाखड़ा नांगल बांध दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है और भारत का ये दूसरा ऊंचाई वाला बांध है और इसका निर्माण कार्य 1948 से 62 तक चला था और 1963 में माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था 22 अक्टूबर 1963 को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जोग जलप्रपात स्थित है, तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, अब इसका नाम बदल गया है, इसका नाम अब महात्मा गांधी जी के नाम पे पड़ चुका है। और ये सेकंड ऊंचा झरना है, जोग जलप्रपात दूसरा सबसे ऊंचा झरना है, सेकंड नंबर का। नेक्स्ट है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है, तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के वो ये थे, संस्थापक थे और जहां आरा शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। इनकी जो जीवनी, ये जो जीवनी लिखी है उसका नाम है मुनिस अल अरवा। जहां आरा द्वारा लिखी गई जो ये मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है उसका नाम है मुनिस अल अरवा। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जब वो गोरखपुर वाला वो कांड हुआ था उसके बाद। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, और ये भारत का चौथा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो नक्काशीदार कांच के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नक्काशीदार कांच के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था, जो 5 नवंबर 1971 से लागू हो गया। 5 नवंबर 1971 से लागू हो गया। नेक्स्ट है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल आपको पता है कि अमरकंटक, और ये बिहार में दानापुर के पास, पटना से थोड़ी पहले ही मिल जाती है गंगा में। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका आंसर है डी, 4.04%। नेक्स्ट है, पूगा घाटी स्थित है। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। पूगा घाटी लद्दाख। नेक्स्ट है, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध। 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बंगाल में अमला, बंगाल में जो अमला होता है वो किस चीज का अधिकारी है? तो बंगाल में अमला है जमींदार। जमींदार मतलब जो जमींदारों का जो अधिकारी होता है उससे बंगाल में अमला कहा जाता है। दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी के समय वो ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी ले लेते थे, दीवान ले बन जाते थे, दीवानी फौजदारी, ये उस समय के काल का है। जोतदार अमीर किसानों को कहते हैं, जोतदार अमीर किसान को। और कोतवाल जो है कोली जनजाति का कोली जाति का एक उपाधि है कोतवाल। नेक्स्ट आते हैं, मुर्रा नस्ल है। मुर्रा भैंस की नस्ल है। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसमें और इसमें एक सरकार किसकी थी? तो एटली की सरकार थी। और कौन कौन से वो 3 लोग आए थे? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी एलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस। और इन तीनों में जो लॉरेंस थे वो सचिव थे। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण जरीबा नहीं है। अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण जरीबा नहीं है। पोजल है, पड़ौती है, बंजर है और उसके बाद चेचर है। बंजर के बाद चचर। पोजल, पड़ौती, बंजर, चचर, ये सारे अकबर के काल के ये हैं भूमि का वर्ग, मतलब भूमि इतने प्रकार के होते थे, उनको अलग अलग नाम दिया गया था, जरीबा नहीं था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और ये इनका जो प्रतीक है वो नाग, चैत्य, यक्ष, यक्षिनी, ये सभी हैं। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना की गई थी। तो सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 में की गई थी। BRO की स्थापना 1960 में, और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है। और तो वर्तमान में इसके महानिदेशक अगर पूछ लेता है तो राजीव चौधरी जी हैं। वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी। अंकलेश्वर स्थित है। अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, असम में। तो अंकलेश्वर गुजरात के भरूच में स्थित है। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। अगर ये पूछ ले कि ये कितने नंबर का था, तो ये 10वें नंबर का था शासक वाजिद अली शाह। इसका अगर कार्यकाल पूछा जाए तो ये था 1847 से 56 तक इसका था, और ये 10वें नंबर का शासक था। और उसके बाद से इसके अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा लैम्डा है। फिर से पढ़ते हैं, भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा लैम्डा है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा वैसे भी अदिश राशि होती है, तो अगर 1/3 गुना घटा दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा उससे 3 गुना और कम हो जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा कि K/9, 3 गुना और कम हो जाएगी ना, तो इसका हो जाएगा K/9। नेक्स्ट है,
भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जिसका टाइम पीरियड है 1956 से 61। आप लोग पंचवर्षीय योजना का वीडियो नहीं देखे होंगे, मुझे अच्छे से पता है, देख लीजिएगा, आप ही लोग के लिए है। 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल है। ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था और इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? ठीक है, कौन सी धातु है जो केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो जिंक भी करती है, कैडमियम भी करती है और मैग्नीशियम भी करती है। जिंक भी करती है, मैग्नीशियम भी करती है और कैडमियम भी करती है। ठीक है, ये सारे करते हैं। और ये जो इसके अलावा ये जो भी बचे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये सभी प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और जिंक, मैग्नीशियम और कैडमियम पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है। P बिंदु से 10 किलोमीटर, यहाँ मान लीजिए यहाँ P बिंदु है, 10 किलोमीटर उत्तर में दौड़ा, दाईं ओर मुड़ा 15 किलोमीटर, तो ये 15 किलोमीटर हो गया। फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर फिर 10 किलोमीटर, फिर ये यहाँ आ गया 10 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि किलोमीटर बिंदु Q पर पहुँचता है, तो ये बिंदु Q है। तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है? तो ये हम सीधा चल रहे थे, वाहन पहली बार मुड़ा यहाँ, फिर दूसरी बार मुड़ा यहाँ, तो यानी कि पहली बार में हम पूर्व, दूसरी बार में दक्षिण, तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट है, 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को पता ही होगा कि फलक वाला क्वेश्चन है। तो इसके 3 बिंदुओं के मुख पे पीछे इसको अगर हम पलटेंगे तो इसके अपोजिट में ये आ रहा है, इसके अपोजिट में ये वाला आ रहा है, तो फिर ये बचा, तो इसके अपोजिट में ये आएगा। फिर भैया सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुने। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सही है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी सही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सही नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ माइनस होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यानी कि ये गलत हो गया। 1 2 के हिसाब से ये सही। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में सफ़ेद बत्तखों के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है, रीजनिंग का शायद क्वेश्चन है नेक्स्ट का, हाँ नेक्स्ट है, तार्किक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है सारे को। तो पहला है कि अस्पताल, फिर उपचार, फिर भर्ती, फिर रोग, फिर निदान। तो सबसे पहले अगर हमें अगर कोई चीज़ अगर होता है तो हम सबसे पहले हमें क्या होता है? तो पहले हमें रोग होता है, रोग के बाद सबसे पहले हमें रोग होगा, रोग के बाद हम लोग अस्पताल में जाएंगे, अस्पताल में तो भर्ती होंगे, भर्ती होने के बाद हमें कौन सी बीमारी हुई है उसका पहले निदान ढूंढा जाएगा, उसके बाद उपचार किया जाएगा। तो 4 1 3 5 2, 4 1 3 5 2। ये भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो झेलम नदी से पानी प्राप्त करती है। और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना प्रतिशत सीट हासिल होना चाहिए? कुल सीटों का कितना प्रतिशत? तो कुल सीटों का 1/10% सीट हासिल होना चाहिए लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए। ठीक है, एक आर्द्र नम दिन, नम मतलब कि जो एक आर्द्र ह्यूमस वाला जो दिन होता है, एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह किस कारण से होता है? तो यह मूल दाब के कारण होता है। ठीक है, यह मूल दाब के कारण होता है क्योंकि मूल जो जड़ होता है ना, वहाँ जड़ों के द्वारा दबाव से वो विलयन को सोखा जाता है, तो इसलिए ये मूल दाब के कारण होता है।
नेक्स्ट है सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था और ये इसका जो प्रधान होता है होता था उसे आरिज ए मुमालिक कहते थे। आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक, मुमालिक। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में। और ये समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल है, मुख्य रूप से समुद्री कछुओं का प्रजनन स्थल पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन तो ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि शॉर्टकट में अगर इसको देखते हैं तो IMF द्वारा, IMF द्वारा ये जारी किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और भारत इसमें 27 दिसंबर 1945 को शामिल हुआ था। 27 दिसंबर 1945 को ही इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई है और 27 दिसंबर 1945 को भारत इसमें शामिल हो गया था। यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। यह क्रिया जिसमें ऐसी क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है, तो वो कहलाती है सहभोजिता। सहभोजिता वो है कि जिसमें दो प्रकार के अगर मतलब जीव हैं या फिर दो भागों, अगर दो प्रकार के जीव हैं या फिर दो टाइप के मतलब कि जो भी हो, अगर एक पेड़ हो, पशु हो, जो भी हो, तो उसमें जो पहला वाला होता है उसको तो फायदा होता है, लेकिन दूसरा वाला होता है ना उसको फायदा ही होता है ना उसको घाटा ही होता है। तो ये वही क्रिया है कि जिसमें दो प्रजातियों के बीच में एक को तो फायदा होता है लेकिन एक को कोई ना फायदा होता है ना घाटा होता है, तो वो सहभोजिता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जंगलवासी निषाद नाम से जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा पास मतलब किसमें डेबसा दर्रा स्थित है? कौन से राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में डेबसा दर्रा स्थित है। ये कुल्लू और स्पीति घाटियों के बीच में स्थित है। कुल्लू और स्पीति घाटियों के बीच में स्थित है डेबसा दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? तो पार्थेनियम। पार्थेनियम का परागकण जो है वो एलर्जी कारक है। इसको गाजर घास भी मतलब इसका उपनाम है और इसको गेहूं के साथ आयात किया जाता है। इसके कारण जो एलर्जी वगैरह होती है उसमें मतलब मुख्य रूप से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अस्थमा रोग जैसे ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? तो पहले जान लेते हैं जाइलम का भाग कौन सा है। तो वाहिनिका है, वाहिका है, तंतु भी है। चालिनी नलिका नहीं है, ये फ्लोएम का भाग है। चालिनी नलिका फ्लोएम का भाग है। वाहिनिका, वाहिका और तंतु जाइलम का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा करता है। नेक्स्ट आते हैं। कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो नाइलन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। और किस प्रक्रिया द्वारा? तो बहुलकीकरण के प्रक्रिया के द्वारा। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस। नेक्स्ट है हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? आप लोगों ने अगर अभी जस्ट इसके पहले मैंने जो डाला है घटना चक्र का निचोड़, उसमें आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोग को ये पता होगा। वो बस बहुत छोटा सा ही वीडियो है, अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो घटना चक्र का आपको घटना चक्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप लोग उसको देख के देखना। हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 52 के बीच हुआ था। बीबी लाल इसके उत्खनन करता थे। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है? मानव मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, तो ये है अवतल लेंस के द्वारा। विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड का समय लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड का समय लेता है। वह कुछ समय तक उस प्रक्रिया को जारी रखता है। 58 सेकंड समय में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन पर बैठा था? तो 15 सेकंड खड़े होने में और 11 सेकंड बैठने में, तो ये हो गया आपको 26 सेकंड। अब 26 सेकंड में अगर ये 98 सेकंड में अगर हम लोग देखते हैं तो 26 सेकंड कितनी बार दोहर सकता है? तो 3 बार। ये हो गया, यानी कि 78 सेकंड में हम लोग 3 बार वो विशाल 3 बार बैठ जाएगा और 3 बार उठ जाएगा। 78 सेकंड में विशाल 3 बार बैठ जाएगा, 3 बार उठ जाएगा। अब 78 और इसमें 98 में से 78 गया तो बचा 20 सेकंड। 20 सेकंड में तो विशाल तो खड़े हो सकता है लेकिन बैठ नहीं सकता है। अब प्रारंभ में वो क्योंकि
पहले से वो बैठा हुआ था, अब वो पहले खड़ा होगा, तो इसलिए वो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें से अब 15 माइनस करते हैं तो यहाँ बस 5 सेकंड ही बचते हैं। तो इस हिसाब से वो विशाल 4 बार खड़े होगा, और अगर बैठने का पूछता है तो 3 बार वो बैठ जाएगा। 4 बार खड़ा होगा, 3 बार बैठेगा। तो हमसे यहाँ पे खड़े होने का पूछा है तो 4 आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? तो हड़प्पा स्थल से सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुई है, ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। पॉटरी बर्तन, गढ़ने गहने और ताम्र शीशा, ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो कामेट, ये उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, ये गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। ये अनाईमुडी, पालनी, कार्डमम, ये सभी पश्चिमी घाट के भाग हैं। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? तो रेल बजट को आम बजट के साथ 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया था। अगर पूछे कि अलग कब कर दिया था, तो 1924 में अलग किया था, और किस कमेटी की सिफारिश पे? तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे। किस कमेटी की? एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे अलग हो गया था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने माता के नाम पे की थी, तो पहले माता का नाम जान लेंगे तो बहुत आसान होगा। तो माता का नाम था इनका नांगमा देवी। तो आपको इसमें लग रहा होगा कि कौन सा होना चाहिए निकटतम आंसर। तो नागलापुरम उनके नाम पे कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी। इस नगर का पहले नाम था हरिगंधपुरम, इसका पहले नाम था हरिगंधपुरम। हरिगंधपुरम। नेक्स्ट है, एक गैस COA के साथ तो अभिक्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो वो कौन सी गैस है? तो वो है क्लोरीन गैस। वो क्लोरीन गैस है जो कैल्शियम, वो क्लोरीन गैस है जो CaO के साथ तो अभिक्रिया करती है परंतु NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ पे है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे ये रीजनिंग है, यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद गलत दे दिया है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको बनाया हुआ है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है यहाँ वाला। तो अगर इसका हम लोग इक्वेशन देखते हैं तो ये पहले वाले पे अगर हम आते हैं तो ये इसको, इन दोनों को ऐड किया है 3 + 4, और इन दोनों को माइनस किया ऊपर नीचे वालों को 8 - 6, और जो आया है वही आंसर है। जैसे कि अगर 3 + 4 ये हो गया 7, और 8 - 6 ये हो गया 2, और 7 × 2 = 14। बीच का नंबर उसी से आ रहा है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 6 - 3, 6 + 3, और ये हो जाएगा 8 - 2, तो ये होगा 9 × 6। यहाँ पे यही 54 होना चाहिए यहाँ पे। और इस सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे हम लोग, 6 - 3, और इसका करेंगे 4 + x = यहाँ पे बीच का नंबर दे ही दिया है 36। तो आप लोग का ये इक्वेशन बनेगा, इसके आगे आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, इस पर जगह नहीं। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट में यदि ब्रेन को ये लिखते हैं, टायर को ये लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में ट्रेन को क्या लिखेंगे? तो सबका कूट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रेन को, एक सेकेंड, ब्रेन को अगर लिखते हैं तो हमें चाहिए ट्रेन का, तो T, और इस टायर का फर्स्ट देख लेंगे तो ये ऐसे वाला सिंबल है R। ब्रेन का सेकंड नंबर R है, तो यहाँ पे ये होगा A। फिर A, यहाँ ब्रेन का थर्ड देख लेंगे तो ये डिवाइड वाला। फिर उसके बाद से ये तो कट गए, फिर ये भी कट गए, फिर बचे ये दोनों। अब इसमें A के बाद है I के लिए T का सेकंड नंबर देख लेंगे, ये तो है, तो यानी कि इस हिसाब से पहले ही ये मिल गया कि ये वाला है। तो अगर हम इसमें पूछें कि ब्रेन को ये लिखते हैं, टायर को ये लिखते हैं, और फिर ये TRAIN को अगर हम देखेंगे इसके लास्ट से तो मल्टीप्लाई, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा ये भी गलत है, ये उल्टा कर दिया लास्ट में। नेक्स्ट आते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया
नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की जो प्रक्रिया है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट है शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम पालन। और रेशम जिस प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन में क्या क्या होते हैं? रेशम प्रोटीन से बना होता है। कौन कौन से 2 प्रोटीन है? तो सेरोसिन और फाइबर। सेरोसिन और फाइबर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो रेशम इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। रेशम उत्पादन के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है तो आइकॉर्निया, जिसको हिंदी में जलकुंभी भी कहते हैं। जलकुंभी, जलकुंभी ये सबसे हानिकारक खरपतवार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य ईरान नहीं है। बाकी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। और अफगानिस्तान इसमें कब शामिल हुआ था? सबसे नवीनतम है तो 3 अप्रैल 2007 को। 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान शामिल हुआ था इसमें। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे शाहजहां के काल में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का उपयोग किया जाता था। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो इसका बहुत आसान है कि अगर 24 घंटे बराबर अगर एक दिन तो 14 घंटे तो 24 तो 14 घंटे 14/24 7/12 आ जाएगा ये। नेक्स्ट है अनुचुंबकत्व पदार्थ। अनुचुंबकत्व पदार्थ मतलब क्या है उनकी विशेषता? तो ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। जो अनुचुंबकत्व पदार्थ होते हैं वो चुंबक की ओर मतलब कि कम बल के द्वारा आकर्षित होते हैं। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो ये है संकिया स्तंभ। संकिया स्तंभ पे एक विशाल हाथी स्थापित है। ये पड़ेगा आपको यूपी में, और यूपी के फर्रुखाबाद में ये पड़ेगा। और ये अनुचुंबकत्व पदार्थ के अगर उदाहरण हम देखते हैं तो ये मैग्नीज, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सब मैग्नीज, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ये सभी आएंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रसेल कार्सन। रसेल कार्सन साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। इसके ये इन्होंने लिखा था 27 दिसंबर 1962 को। वैसे ये पूछेगा नहीं फिर भी 27 दिसंबर 19, आप तो सुन ले बस, 27 दिसंबर 1962। जब 7 का पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हो जाता है। तो इसका आंसर है ये 3। इसका आंसर है 3। आप इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करके इसके बाद आप लोग देखें कि हाँ आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तिलैया बांध किस नदी पे है? तो तिलैया बांध बराकर नदी पे। तिलैया बांध बराकर नदी पर है। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो ईस्ट मतलब किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था। बस चाय और चीन के साथ व्यापार था जो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा वो भी खत्म कर दिया गया। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? तो इसमें देखिए यहाँ पे ये वाला नंबर पूरा सेम है, आगे का एक नंबर हटा दिया। फिर सेकंड वाले में, इसके बाद वाले में ये पूरा कंप्लीट नंबर सेम है, पीछे का ये वाला नंबर हटा दिया है। तो फिर आगे इसमें चलेंगे तो फिर आगे का एक नहीं, आगे एक हट रहा है, पीछे एक हट रहा है, आगे हट रहा है, पीछे हट रहा है। तो फिर इसमें आगे का एक हटा दिया तो यहाँ से ये नंबर सेम है। तो अगले वाले में यानी कि पीछे वाला यानी 9 नहीं रहना चाहिए। 85326 ये। कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है? तो कोडरमा अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा अभ्रक। नेक्स्ट है सारा संविधान संशोधन और उससे संबंधित तथ्य।
तो पहला है 101वां संविधान संशोधन। ये किस सबसे 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए था, वस्तु एवं सेवा कर लागू। ये 102वां संविधान संशोधन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा ओबीसी, ये था जीएसटी। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, ये ईडब्ल्यूएस के लिए। और 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अगर मिलाते हैं तो 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2, 4 का 1, तो ये बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका परिणाम समान रहता है, ये सही नहीं है, इसका परिणाम बदलता रहता है। सही देखते हैं, यह लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसकी वोल्टता आसानी से बढ़ाई जा सकती है, ये सभी सही है। नेक्स्ट आते हैं किसी दुकानदार का क्रमशः 5 मशीनों का विक्रय इतना है। पहला ये 5 मशीनों का विक्रय ये 1 2 3 4 5 ये हैं, और औसत उनका इतना है, औसत 6501 है। तो उसे छठे महीने में कितना रुपया में विक्रय करना होगा? 5 मशीनों का विक्रय ये दिया गया क्रमशः, जो भी नंबर है वो है, और इसका औसत विक्रय इतना है, तो उसे छठे महीनों में कितना विक्रय करना होगा? तो इसका आंसर है आपको ये, इसका आंसर है 5001। ठीक है, आप लोग इसको बना के इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक हैं डीजी तेंदुलकर। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक डीजी तेंदुलकर जी हैं। ठीक है, और इनके बुक का नाम था महात्मा लाइफ ऑफ करमचंद गांधी। इनके बुक का नाम था महात्मा लाइफ ऑफ करमचंद गांधी, लाइफ ऑफ करमचंद गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां नंबर क्वेश्चन शायद कट गया है, मैं इसको बोल के बता दे रही हूँ। 100वां नंबर क्वेश्चन था कि रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो रेगुर मिट्टियों को काली मिट्टी कहा जाता है। रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो रेगुर मिट्टियों को काली मिट्टी भी कहा जाता है। और रेगुर मिट्टी का विस्तार अगर सबसे ज़्यादा, रेगुर मिट्टी का विस्तार इस रीजन में पाया जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, इनमें जल अवशोषण की क्षमता सबसे अधिक होती है। ओके दोस्तों, तो आप लोग का ये प्रीवियस ईयर का पहला बिहार एसआई का मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और इसको जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए मैंने इसमें मैथ नहीं बताया। अगर आप लोग को लगे कि हाँ मैथ का आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूँगी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को देखते रहिए, मेरी पिछली वीडियो को भी देखते रहिए, आप लोग को बहुत रिवीजन में आसानी होगी। थैंक यू सो मच।